उसमें क्या डाउट है पर्टिकुलर वो बता दो। सर इसका थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। थर्ड स्टेप चलो बताते हैं, थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। चार्जिंग बाय कंडक्शन का थर्ड स्टेप, ठीक है। कौन सा स्टेप बचे, ये वाला जो लास्ट में ये? यस सर। देखो क्या हुआ है इसमें, तीन चीजें मैंने आपको बताई कि चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब होता है यू हैव ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। तो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। अब एक नेगेटिवली चार्ज रोड थी, उसने टच किया स्फीयर को, तो उस पर कुछ चार्ज हो गया ट्रांसफर इधर, ठीक है। अब ये चार्ज क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, भाई नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे रहेंगे एक साथ, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? सर पहले करेंगे। लाइक चार्ज इज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो वो करके कहाँ जाएंगे, दे कैन ओनली अप्रोच द पेरिफेरी, बाहर वाले आउटर सरफेस तक जाएंगे। अब इससे बाहर जा नहीं सकते, तो यहीं पे रुके रहेंगे, मतलब अपने बीच में मैक्सिमम दूरी बनाकर रुके रहेंगे। दैट इज व्हाट इज रिपल्शन, ठीक है। तो इस रिपल्शन की वजह से जो इकट्ठा चार्ज था वो मूव कर पाया। अब ये केवल पॉसिबल हो पाएगा कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में क्योंकि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज परमिसिबल। जब हम बात कर रहे थे थर्मल कंडक्टर्स की और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की, तो वहां पे क्या बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। भाई majority of heat transfer is taking place in conductors by virtue of free movement of free electrons, है ना। कुछ होता है लेटिस वाइब्रेशन से, बाकी मैक्सिमम होता है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो आपको ये दिख रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो अब यहाँ पे आ गया, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है इसलिए मूव कर सकते हैं, तो ये मूव करके अपने बीच में मैक्सिमम दूरी बना लेंगे, और वो दूरी वही होगी कि द चार्ज विल मूव टू द आउटर मोस्ट सरफेस या आउटर मोस्ट पेरिफेरी या आउटर मोस्ट सरफेस एरिया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज द थर्ड स्टेप। अब बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, आ गया समझ आपको? थर्ड स्टेप आ गया बच्चे? यस सर। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है कि आप इंड्यूस कर रहे हो चार्ज को, इंडक्शन मतलब इंड्यूस, है ना, इंड्यूस। तो इंड्यूस बताता हूँ क्या होता है। देखो अगर एक ये एक मैटर है या फिर एक आयरन बॉल है मान लो, या कोई भी मेटेलिक या कंडक्टर बॉल है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे ऐसे। भाई एटम के अंदर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यस सर। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठे रखे हुए मान लो, तो ये एटम्स मान लो, एक एक गोले को एक एक एटम मान लो, तो उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव भी है। बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब मैं मान लो यहाँ पे बाहर इसके एक हाईली पॉजिटिव चार्ज ले आता हूँ, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ले आता हूँ, तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये वाला ये अट्रैक्शन और रिपल्शन देखो किस प्रकार से आपको दिखाई देगा, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऐसा था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिन कर लो इसके अंदर। अब एक बार ये इधर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा बच्चों की नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट कर लेगा, और क्योंकि नेगेटिव वाले मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर, तो वो इसकी लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, जितना नजदीक आ सकते उतना नजदीक आ जाएंगे। और राइट साइड में क्या बच जाएगा, राइट साइड में नेट पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव करके लेफ्ट साइड में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ने उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो आपको ये ऐसा मिलेगा। तो अब देखो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रीडिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, बताया था मैंने क्लास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड? नो सर। क्लाउड कितने बच्चों को पता है? बादल क्या होते हैं, सबको पता होगा है ना, बादल तो सबने देखे हैं। बादल में क्या होता है, बादल में क्या होता है, पानी ना, वाटर, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जिस तरीके से बादल के अंदर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्कैटर्ड होते हैं, उसी प्रकार से सोचो एक मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे स्कैटर्ड होते हैं। भाई ऐसा एटम होता है ना, तो एटम के साथ पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा। तो उस तरीके से इमेजिन करते हैं तो क्या होता है,
जब आपके पास बाहर से पॉजिटिव चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज था वो लेफ्ट साइड मूव कर गया और राइट पॉजिटिव साइड में राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो क्या हुआ, ये बादल सा था और ये बादल रीस्कैटर हो गया, मतलब एक साइड नेगेटिव नेगेटिव बच गया और दूसरी साइड पॉजिटिव पॉजिटिव बच गया। तो इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये क्यों हो पाया? दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हाईली पॉजिटिव चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ दिस कंडक्टर। और ये कंडक्टर था इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते थे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसीलिए लेफ्ट साइड में आ गए ये सारे और बच गया क्या, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज। तो इस ऐसा आपको एक्सपीरियंस होगा। इसको बोलते हैं चार्ज इंडक्शन, कि आप किसी बाहर से आप कोई चार्ज लेके आए और उसकी वजह से इंड्यूस हो गया चार्ज। इनिशियली तो न्यूट्रल थे बच्चों, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की संख्या बराबर थी, ए वाले स्फीयर में भी और बी वाले स्फीयर में भी, ठीक है। बट जब आप इसके पास एक नेगेटिव चार्ज लेके आए हो तो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा ना। तो जब ये नेगेटिव चार्ज था ये इन वाले पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो ये दोनों टच हो रखे हैं, टच होंगे तो ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर सकते हैं व्हेन दे आर टच। तो क्या होगा, देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इधर थे, नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव पॉजिटिव अपनी साइड अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव नेगेटिव दूर भगा दिया। तो क्या हुआ, ए पर आ गया पॉजिटिव और बी पर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर आपने ये पास में रखते हुए अलग कर दिया इनको, आपने ये जो टच कर रहे थे इनको दोनों को सेपरेट कर दिया और सेपरेशन की वजह से क्या होगा, इनको चार्जेस को वापस जाने का चांस नहीं मिलेगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के आसपास दोबारा स्कैटर नहीं हो पाएंगे। तो क्या बचेगा, फिर बी पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा और ए पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। फिर आप ए को हटा ले जाओ, ये नेगेटिव जो चार्ज था इसको हटा ले जाओ, फिर क्या होगा, इसको बिना टच किए भी ए और बी के बीच में आपने चार्ज जनरेट कर दिया। इसी को बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज आपने इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस क्या हुआ, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। कितने बच्चों को ये बात हजम हो रही है कि सर ये ठीक ही लग रही है बात? किसको डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। डाउट है तो पूछ लो। सर इंडक्शन ऑफ चार्ज में इंडक्शन क्यों हुआ, इसको इंडक्शन क्यों बोला, क्योंकि बाहर से आप हाईली नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लेके आए और उस चार्ज की वजह से आपने नया चार्ज क्रिएट कर दिया, तो दैट इज द इंडक्शन। उसी को बोलते हैं इंडक्शन, चार्ज इंडक्शन। डाउट है इक्षिता इसी का? नो सर। ठीक है, तो यही मैं इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आपने नया चार्ज क्रिएट कर लिया, ये स्फीयर ए जो पहले इनिशियली न्यूट्रल था इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और स्फीयर बी जो इनिशियली न्यूट्रल था उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर बचेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का बताता हूं मैं आपको। आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन का नाम कैसे रखा गया था बच्चों? इलेक्ट्रॉन का नाम कैसे आया था? नहीं पता? अरे यस नो तो बोल दिया करो। नो सर। ये कहानी पढ़ी है, एनसीईआरटी में दे रखी है। एक सिल्क का कपड़ा था, उसको रब किया गया एम्बर के रोड के साथ। किसने पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी? एनसीईआरटी की बुक होती है ना तुम्हारी, कितने बच्चे पढ़ते हो बुक वगैरह? कितने बच्चे पढ़ते हैं बुक को? कितने बच्चों ने पढ़ा है बुक्स? कितने बच्चों का सर बुक है? एस की बुक से पढ़ा था। बुक कितने बच्चों के पास है? भाई देखने के लिए खरीद रखी है क्या? घर वालों ने देखने के लिए दिलाई है क्या वो बुक? कभी देख लिया करो, खोल के पढ़ लिया करो। जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया होगा चैप्टर, तो उस चैप्टर को बताया होगा ना कि कहानी स्टार्ट होती है सिल्क से और एम्बर से, या नहीं बताया था? यस सर। देखो छोड़ो, हम बता देते। सिल्क तो पता है, सिल्क का एक कपड़ा होता है, सिल्क इज ए क्लॉथ। और एम्बर होता है गोंद। गोंद के लड्डू खाए हैं सबने? नो सर। नो सर। नहीं,
नहीं खाए गोंद के लड्डू? अरे भाई, तो हिमाचल में किस चीज के लड्डू खाते हो भाई? तुम सर्दियों में लड्डू खाते हो? यस सर। कौन से लड्डू खाते हो बताओ? हाँ जी, हिमाचल में किस चीज के लड्डू बनते हैं सर्दियों में? बेसन सर। बेसन के साथ? कभी नहीं पता तुम्हें गोंद क्या होता है? अच्छा, पेड़ पे आपने ऐसा क्रिस्टल जैसा चिपका हुआ देखा है कभी, नीम के पेड़ पे यस किसी और पे? सर। यस सर। तो वही होता है गोंद, है ना? उसको बोलते हैं गोंद, और उसी को बोलते हैं रेजिन, है ना? रेजिन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं गोंद। तो वैसा सा कुछ होता है जिसको बोलते हैं एम्बर। एम्बर एक टाइप का रेजिन होता है। उस रेजिन को रब किया गया सिल्क के साथ। सबसे पहले जब ये कहानी स्टार्ट हुई, कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? ग्रीस। ग्रीस एक कंट्री है जहां पे ये ऑब्जर्व किया गया कि व्हेन दे रब्ड एम्बर रोड विद सिल्क, उन्होंने एम्बर रोड के साथ सिल्क को रब किया, तो क्या हुआ बच्चों कि रब करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को करने लगे अट्रैक्ट, सिल्क और एम्बर रोड। ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये सिल्क के, ये एम्बर है, एम्बर भी मैटर से बना हुआ, तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो जब आपने रब किया तो क्या हुआ? देखो, रब जब करने से क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन उठकर आ गए किस पे? सिल्क पे। रब करने से, रब किया आपने एक दूसरे को, ऐसे पकड़ा और ये कपड़े के अंदर डाल के, और फिर ये सिल्क की रोड थी उसको रब किया, क्या सिल्क की रोड को ऐसे रब किया, तो उससे, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ, उस फ्रिक्शन ने इसको एनर्जी दे दी, और वो एनर्जी कहाँ यूज हो गई? इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटाकर सिल्क पर ट्रांसफर करने के लिए। तो फिर क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गए तो एम्बर क्या बचेगा फिर? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो एम्बर हो गया पॉजिटिवली चार्ज, इसको बोल देंगे कि दिस इज पॉजिटिव। और सिल्क क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। तो अब बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट। तो यही ऑब्जर्व हुआ था कि जब रब कर दिया आपने सिल्क और एम्बर को, तो दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं अटैक। तो अब जो एम्बर है ना, एम्बर जो गोंद जैसा एम्बर होता है, उसी को ग्रीस की, एंशिएंट ग्रीस की भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते थे। तो देखो, हमें कभी पता था कि इलेक्ट्रॉन का नाम एक गोंद के ऊपर पड़ा हुआ है? अगर हमने बुक पढ़ी होती तो पता चल जाता। गोंद का नाम था इलेक्ट्रॉन, और उसी को बोल दिया आज का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो, कुल मिला के दो तीन बातें हैं वो ध्यान रखना इसमें बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पाया किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। जब आपने एक दूसरे को रब किया तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। तो ट्रांसफर कौन से पे होंगे भैया? सिल्क के भी तो जा सकते थे, सिल्क के पास खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास चार्ज होगा। इफ देयर इज ए मास देन देयर हैज टू बी सम इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके अंदर अगर मास है तो उसके एटम होंगे, और एटम्स है तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। होंगे, जाहिर सी बात है। अब देखो, आप मुझे ये बताओ कि सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स एम्बर पे क्यों नहीं ट्रांसफर हुए? एम्बर के ही सिल्क पे क्यों हुए? ना, रबिंग कर रही थी, रबिंग करने पर ऐसा भी तो हो सकता था कि सिल्क के ट्रांसफर हो जाते एम्बर पे, और सिल्क हो जाता पॉजिटिवली चार्ज और एम्बर हो जाता नेगेटिवली चार्ज, बट ऐसा नहीं हुआ। सोच पा रहे हो ये बात? भाई, मेरा क्वेश्चन समझ आया ना आपको, कि सिल्क वाले इलेक्ट्रॉन एम्बर पे क्यों नहीं गए, एम्बर के ही सिल्क पे क्यों आए? क्वेश्चन समझ आ गया ना? यस सर। तो अब क्वेश्चन ये है, तो ऐसा इसलिए हुआ, मैं आपको आंसर बताता हूँ, कि कोई जो मटेरियल होता है उसके पास ज्यादा एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की। जैसा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों, कि हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल इज, मोर इज द एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खाने की क्षमता उसकी ज्यादा होती है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दैट इज वाई सिल्क को अगर मैं बोल दूं, सिल्क इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू एम्बर। जब एम्बर और सिल्क आपस में रगड़ेंगे, एम्बर और सिल्क के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो सिल्क इन कंपैरिजन टू एम्बर इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सिल्क ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिल्क ज्यादा पावर से, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा किसको? नेगेटिव चार्ज को, यानी इलेक्ट्रॉन्स को। तो फिर किसके पास आएंगे इलेक्ट्रॉन्स?
सिल्क के पास। Silk के पास। तो जो भी पेयर होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा और रबिंग के बाद बन जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सिल्क को, अगर किसी और ऑब्जेक्ट है, मान लो एक्स ऑब्जेक्ट, एक्स रख दिया इसका नाम, और ये सिल्क से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिल्क जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसा करने पर if I want to rub this material X with silk, then where will be the transfer of electron? सिल्क पे आएंगे कि एक्स पे चले जाएंगे? एक्स पे। एक्स पे चले जाएंगे। कितने बच्चों को लगता है एक्स पे चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? क्योंकि एक्स ज्यादा, क्योंकि सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू सिल्क। चलो समझ आ गई आपको ये बात। तो अब देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। मैंने आपको बोला कि अगर दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जा रहा है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित कर लेगा, जो पॉजिटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा, और इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बाहर जाएंगे तो उस पे क्या बच जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज। तो देखो जब ए और बी इनिशियली न्यूट्रल थे, न्यूट्रल मतलब number of positive charge and number of negative charge they are equal in the object, या ए में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव थे, तो कुल मिला के 0 चार्ज था। अब जो दोनों को ए और बी को रब किया, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो बी ने क्या किया, बी ने ए के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, तो बी पर आ गए ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ए के खो गए इलेक्ट्रॉन, तो ए बन गया क्या, पॉजिटिवली चार्ज, और बी बन गया क्या, नेगेटिवली चार्ज। तो यही तरीका है जब आपस में एक दूसरे चीजें रगड़ती है तो उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, एंड दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अच्छा, कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर ये क्यों पढ़ रहे हैं चार्जिंग मेथड, तो जब हमने बात करी थी कि चार्ज केवल ट्रांसफर किया जा सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, चार्ज को ना ही नया चार्ज क्रिएट कर सकते हो ना ही पुरानी चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि अब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि हाउ विच आर द वेज बाय विच आई कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, तो हम ये पढ़ रहे हैं। अब देखो फ्रिक्शन से हो सकता है, डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट फिजिकल जिसको बोला था दैट इज कंडक्शन। इंडक्शन क्यों? इंडक्शन एक चार्ज था कि भैया आप बाहर से चार्ज ले आओ नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके प्रेजेंस मात्र से, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस विदाउट द फिजिकल कॉन्टेक्ट क्या होगा, फिर भी चार्ज इंड्यूस किया जा सकता है। तो दैट वाज द चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ भी नया चार्ज तो नहीं आ रहा भाई, एक ए से इलेक्ट्रॉन गए तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए खाली, तो ट्रांसफर चार्ज किस किस तरीके से पॉसिबल है, बस यही हम स्टडी कर रहे हैं। तो यह डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक है, अब देखो अब बच गए 3 एक जैसे मेथड ऑफ ट्रांसफर, जिसमें पहला है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, तो मुझे एक बात बताना आप, मैं एक बार फिर से ब्लैक स्क्रीन पे जाके कुछ ड्रॉ करता हूँ। भैया ये मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर है इसका एटम, और एटम के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐसे लात मार दूंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा जंप करके, है ना, और इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद क्या बचेगा, इधर खाली जगह। समझ रहे हो ना, मतलब लात मारने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी चीज से इसको एनर्जी दे दूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दूं ताकि ये इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस के जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस फोर्स को ओवरकम करके और इस एटम को छोड़कर बाहर चला जाए, तो ये बाहर चला गया नेगेटिव और अंदर बच गया फिर पॉजिटिव चार्ज। तो मैं अगर एनर्जी दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को और वो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पा जाए कि वो छोड़कर एटम को चला जाए बाहर, तो वो हो गया क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग ही हो गया ना भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपने क्रिएट कर ली। तो अब देखो यही एनर्जी मैं अलग अलग मेथड से दे सकता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी हीट की मदद से देता हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी थर्मल एनर्जी की मदद से देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आएगी और वो एटम जो ये डोमेन था, है ना, जो मटेरियल था उसको छोड़कर चला गया बाहर, तो छोड़कर चला गया बाहर। तो देखो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए तो बच गया क्या नीचे, पॉजिटिव चार्ज।
तो दिस टाइप ऑफ चार्जिंग, देखो बाहर चला गया नेगेटिव और अल्टीमेटली क्या बचा पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव चार्ज कर लिया ना इकट्ठा, तो ये किस वजह से हुआ, हीटिंग की वजह से, और आपने एनर्जी किसकी दी, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी की हेल्प से अगर इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक डोमेन को या मटेरियल के डोमेन को या मटेरियल के सरफेस को छोड़कर चले जाएं बाहर, तो उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन, यानी एमिट हो गए, एमिट मतलब बाहर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए बाय वर्च्यू ऑफ थर्मल एनर्जी, तो इसको बोला थर्मियोनिक एमिशन। सिमिलर वे में अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब कि कोई फोटोनिक एनर्जी है, यानी कोई रेडिएशन है या यानी कोई लाइट है, तो वो लाइट गिरने की वजह से जो लाइट के पास एनर्जी थी, यानी फोटो लाइट के फोटोन्स थे उनके पास एनर्जी थी, वो एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को और वो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर, तो बच गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि लाइट की मदद से आपने एनर्जी दे दी। और थर्ड वन इज फील्ड एमिशन। एक चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिन्होंने पढ़ लिया होगा अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा फिर समझ आएगा ये, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना ज्यादा हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर मेटेलिक डोमेन से या सरफेस से बाहर खींच ले, तो भी क्या बचेगा पीछे, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा अंदर, और बाहर क्या, इलेक्ट्रॉन चले गए। तो फील्ड की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल, देन दैट टाइप ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड एज फील्ड एमिशन। तो उस वाले मेथड को बोलेंगे फील्ड एमिशन। इन तीनों में डाउट है किसी को? No, sir. भाई सब लोग बोलो। नो सर। कितने बच्चे हैं अभी मेरी क्लास में, एड्रेस करते हैं? कितने बच्चे मेरी बात सुन पा रहे हो? बाकी लोग कहाँ गए भाई? बाकी लोग लॉग इन करके दूर। भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम ये देखने के लिए करते हैं? हाँ, क्लास छोड़ के चले जाओगे? काहे ज्वाइन किया भाई कोचिंग पर? तुम्हारी साइड क्या बोलते हैं भाई, जैसे लड़का लड़की को क्या बोलते हैं हिमाचली लैंग्वेज में, बताएगा? हेलो, Yes, sir. लड़की को क्या बोलते हैं हिमाचली में, लड़के को? लड़का लड़की बोलते हो क्या? Yes, sir. यस सर। ऐसे नहीं बोलते बाबू बबुआ? नो No, sir. हम तो हरियाणा में No, बोलते sir. छोरा, No, छोरा sir. छोरी। ठीक है, तो मैं क्या बोलने वाला था, काहे ज्वाइन किया रे बबुआ, ई कोचिंग को तुम काहे ज्वाइन किया अगर तुम काहे क्लास ही नहीं करने का है? तो सीधा से बात है, क्लास में अटेंटिव बैठो बच्चों, तभी कुछ होगा, पार्टिसिपेट करो, नहीं तो मेरे को मजा नहीं आएगा फिर पढ़ाने में, फिर क्या ही फायदा, फिर मैं फटाफट पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो, तो अब तक किसी को डाउट है पूछ लो कि चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में या चार्ज के, फिर आगे बढ़ते। नहीं है, अनम्यूट करके पूछ लो भाई सीधा। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिपीट कर दो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब लाइट, आपको लाइट का पता है ना, लाइट क्या होती है, सनलाइट। यस सर। Yes, sir. जब आप 12th में पढ़ोगे एक चैप्टर आएगा ड्यूअल नेचर, है ना? ड्यूअल नेचर नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है, एग्जैक्टली कौन सी बात है मेरे को भी याद नहीं था। तो उसमें मैटर और रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, उसमें लाइट बिहेव्स एज मैटर, लाइट बिहेव्स एज रेडिएशन यानी एनर्जी। तो अब देखो ये चैप्टर होता है, उसमें पता चलता है आपको कि लाइट के पास कुछ एनर्जी होती है, यानी फोटोन्स जो आते हैं लाइट के, वैसे भी आपको पता ही है, छोड़ो फोटो छोड़ो, सब उसी टाइम पढ़ेंगे। आपको ये पता है कि एनर्जी आती है रेज की वजह से, सन रेज की वजह से एनर्जी आती है, Yes, sir. हीट एनर्जी आती है ना, कोई भी Yes, चीज sir. हीट हो जाती है, तो हीट के साथ साथ और प्रकार की एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं फोटोनिक एनर्जी बोल लो या फिर फोटोन्स बोल लो, और जनरली उसको डिफाइन करते हैं एच न्यू, यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर आपको मिलता है क्या, एक रेडिएशन। तो वो रेडिएशन जब आपके पास आती है तो उस रेडिएशन के पास कुछ एनर्जी होती है, अगर वो एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो जो एटम का न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस फोर्स को ओवरकम करके एटम से बाहर निकल जाए, तो
तो अगर एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या चला गया, नेगेटिव। तो वही है क्या, चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, यस सर। अब बढ़ते आगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने सोलर सेल में देखा होगा, भाई गांव में होते हैं ना, हमारे तो इधर हैं बहुत सारे, कि सोलर सेल लगा लेते हैं लोग, तो सौर ऊर्जा बोलते हैं उसको। Yes. सूरज की रेडिएशन Yes. से आपको एनर्जी मिल Yes, जाती है। तो उसका एप्लीकेशन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे तब। तो आप सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में देखोगे कि सोलर एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटोडायोड्स, वहां पे पता चलेगा। ठीक है, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। केवल वही प्रॉपर्टीज या फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग का खाली यूज है इसमें। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और जो आंसर दे सकते चैट बॉक्स में देना, नहीं तो फिर मैं सोल्व कराऊं। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन बच्चों, समझ आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। क्या बोल रहे हो सीधा, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, समझ आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. करो, इसको सोल्व करो। ये बच्चे कर सकते हो, कुछ नया नहीं है, बस आप ट्राई करो जो हमने अब तक पढ़ा है। बेस्ड अपॉन दैट वही उसी पे क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 5 स्टाइरोफोम बॉल्स ए बी सी डी एंड ई आर यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। स्टाइरोफोम बॉल क्या होती है, थर्मोकोल बॉल जैसा इमेजिन करते हैं। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहला आया बॉल ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट्स बी। तो जो ए बॉल ए है वो सी को तो रिपेल कर रही है और बी को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन आया बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन। तो बॉल डी है वो बी को अट्रैक्ट करेगी और ई पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन आया ए नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड attracts both A and E. For your information, an electrically neutral styrofoam ball is very sensitive to charge induction and get attracted considerably if placed near a charged ball.
है, व्हाट आर द चार्जेस इफ एनी ऑन ईच बॉल। तो आपको क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन बना दिया इसने ए बी सी डी ई 5 स्टाइरोफोम बॉल है, तो आप क्या करो पहले ड्रॉ कर लो। केवल इसमें एक ही प्रॉपर्टी यूज होगी जिसको बोलते हैं रिपल्शन एंड अट्रैक्शन ऑफ द चार्जेस, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये 5 बॉल्स हैं ए बी सी डी एंड ई। क्या बोल रहा है, बॉल ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट्स बी। बॉल ए है वो सी को रिपेल कर रहा है और बी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ बॉल ए पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ए सी को रिपेल करेगा तो मतलब सी पे भी सेम चार्ज होना चाहिए, और बी को अट्रैक्ट Yes, करेगा sir. तो बी पे अपोजिट चार्ज होना चाहिए। और अगर मेरा ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव रहा होता ए, तो मान लो ए को मैंने नेगेटिव माना, तो उस हिसाब से सी क्या होगा नेगेटिव और बी क्या होगा पॉजिटिव। तो ये केस हो सकता है हमारा। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से हमें ये मिल गया कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव, और अगर ए नेगेटिव होगा तो बी फिर पॉजिटिव होना चाहिए और सी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन। बॉल डी है वो अट्रैक्ट करेगा बी को और ई पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ठीक है भाई, डी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बी को। तो देखो डी अगर बी को अट्रैक्ट करेगा तो मतलब क्या होगा कि डी को या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर डी इधर नेगेटिव हो सकता है। ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। और डी का कोई भी इफेक्ट नहीं है ई पर। ई को ना अट्रैक्ट कर पा रहा है ना रिपेल कर पा रहा है, ठीक है, मान लिया। तो ई को ना अट्रैक्ट कर पा रहा है ना रिपेल कर पा रहा है, तो ई होगा 0। ई पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं नेगेटिवली चार्ज रोड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई। नेगेटिवली चार्ज रोड है वो ए को भी अट्रैक्ट करती है और ई को भी अट्रैक्ट करती है। तो ए को अट्रैक्ट करेगी मतलब नेगेटिवली चार्ज रोड, तो मतलब रोड जो अगर नेगेटिव है तो ए को कब अट्रैक्ट करेगी, जब ए क्या रहेगा पॉजिटिव। तो ये नीचे वाला केस खत्म। अगर ये खत्म तो ये सारा केस खत्म, नीचे वाला इसको हटा दो। तो क्या बचा, ए पॉजिटिव और ई पे ई को भी अट्रैक्ट कर रही है नेगेटिवली चार्ज रोड, तो ई क्या होगा फिर, अगर ई को अट्रैक्ट कर रही है तो ई क्या होगा, रोड आई नेगेटिवली चार्ज, Negative charge. अरे अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर। Positive. तो या तो ई पॉजिटिव हो सकता है या ई 0 हो सकता है। क्यों, देखो आगे स्टेटमेंट पढ़ो। एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टाइरोफोम बॉल इज वेरी सेंसिटिव टू चार्ज इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, जब नजदीक में चार्ज आ जाए कोई हाईली नेगेटिव या हाईली पॉजिटिव चार्ज, तो उसके अंदर का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो देखो ऐसा होगा, तो फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे एक दूसरे को, ये वाले अट्रैक्ट करेंगे, Attract. और ये पॉजिटिव और इन वाले पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। पर रिपल्शन वाला जो चार्ज है वो दूर है और ये नजदीक है, तो ज्यादा वाला फोर्स कौन सा रहेगा, नेगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला, अट्रैक्शन वाला ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के नजदीक है, तो नजदीक वाले फोर्स ज्यादा लगाएंगे और ये कम लगा पाएंगे, तो अट्रैक्टिव रहेगा। तो ऐसा इंडक्शन हो गया, चार्ज इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट कर सकता है। तो या तो पॉजिटिव हो सकता है, पर पॉजिटिव का तो केस है ही नहीं। अगर ई पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर ये वाला गलत हो जाएगा। होल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट होगी। तो डी अगर बी को अट्रैक्ट कर ले रहा है तो मतलब ये नेगेटिव है, फिर वो नहीं हो पाएगा इफेक्ट। अगर ये पॉजिटिव होता तो दे शुड आल्सो अट्रैक्ट, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। तो ई तो हमारा 0 ही है। तो अब देखते हैं कि और कुछ तो बच नहीं गया। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 0, या तो बी आंसर हो सकता है या फिर आंसर हो सकता है सी भी हो सकता है। सी कैसे हो सकता है वो बताता हूँ आपको मैं। कि मान लो इन नेगेटिव क्या था, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। बॉल डी भी अट्रैक्ट कर सकता है बॉल बी को। वो कैसे करेगा, मान लो बी है, बी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉल अगर न्यूट्रल डी के पास आ जाए तो क्या होगा, नेगेटिव वाला इधर इसके पॉजिटिव इकट्ठा कर लेगा और इधर नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर क्या करेगा, फिर ये अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ये भी पॉसिबल है। डी भी हो सकता है सी भी हो सकता है, बस इसमें ये देखना होगा कि क्या एक स्टाइरोफोम बॉल दूसरे स्टाइरोफोम बॉल पे चार्ज इंड्यूस कर सकती है, कर सकती है। बिकॉज व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर अ चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी तो स्टाइरोफोम बॉल भी है, तो दैट इज वाई क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी।
सच बताना कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर समझ आ गया? ठीक है, तो कितनों को नहीं आया वो एंट्रीज करना एक बार। ठीक, जिनको नहीं आया तो इसको होमवर्क लेके चलेंगे, और फिर नहीं आएगा तो अगली क्लास में समझाऊंगा, फिर से पूछ लेना डाउट। अभी के लिए सारा क्वेश्चन अब घर जाके आराम से तसल्ली से पढ़ना है इसको, और पढ़ने के बाद फिर ट्राई करना, फिर बताऊंगा। अब बताओ, इसको सी कर लेंगे यहाँ पे ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो। A conductor has this many coulombs of positive charge. The conductor has option A, B, C है। पढ़ो और आंसर दो चैट बॉक्स। इसमें केवल कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। चार्ज इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन बोल सकते हो, बाकी वो भी यूज नहीं होती। क्वेश्चन को सॉल्व कर ट्राई करो पढ़ के। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया? सब लोग इसको पढ़ो, जब तक समझ नहीं आए तब तक पढ़ते रहो इसको। अबे कंडक्टर मत रखो। एन ऑब्जेक्ट हैज 14.4 into 10 to the power minus 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे कि डेफिशिएंट होंगे? इलेक्ट्रॉन कम Excess. कम होंगे कि एक्सेस होंगे? से कम है। Excess. Excess. कितने बच्चों को लगता है कम होंगे? मेरे को लगता है इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, कितनों को लगता है एक्सेस होंगे? क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? Negative. Negative. तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा कि पॉजिटिव होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव आएगा? Negative. तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहेंगे कि कम रहेंगे? कम रहेंगे सर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कम रहेंगे। लोग पढ़ते नहीं है यार, लोग सुनते भी नहीं है। बताओ आंसर क्या है इसका? आंसर तब तक नहीं बताओगे तो आगे नहीं बढ़ोगे।
an object has 14.4 into 10 to the power minus 19 coulomb positive charge. The object has 9 electron in excess, 47 electron in stored, 47 electron in excess, 9 electron in stored. क्या करेंगे? एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पता है और टोटल चार्ज भी पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आया किसी का आंसर? सर डी। डी। बताओ कौन जाएगा कि डी कैसे आएगा? कौन जाएगा बताओ, डी आंसर कैसे आएगा? सर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो शो करता है कि उसको डेफिशिएंसी है नंबर ऑफ एफिशिएंसी है क्या किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। चलो ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया टोटल चार्ज और नीचे हो गया चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 11 9 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम होंगे भाई। 9 इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी, 9 तो आंसर आ रहा है यहाँ से। अब ये ज्यादा इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर ये ज्यादा होते तो ये वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज होता, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल बी सोल्ड। वो कितने कम होंगे? या तो 27 या 2, और डिवीजन के बाद 9 आ रहा है, दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो भाई देखो अब मैं बता देता हूँ, हो गया क्लास का टाइम, तो अभी मुझे तो नेक्स्ट क्लास में जाना होगा, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि तब तक पढ़ना स्टार्ट